नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि 1 अगस्त से बदल जाएगा वोटर ID कार्ड से जुड़ा नियम, जल्दी कर ले ये काम। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने वोटर ID कार्ड को आधार से जोड़ने का आदेश दे दिया है। आधार कार्ड को कई दस्तावेजों से जोड़ने के लिए पहले ही कह दिया गया था। अब इन्हीं दस्तावेजों में वोटर ID कार्ड को भी शामिल कर दिया गया है। इससे पहले पैन कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए कहा गया था। सरकार ने फर्जी मतदाताओं को रोकने के लिए वोटर ID को भी पैन से जोड़ने को कहा है। पैन के साथ वोटर ID कार्ड को भी आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि नए नियमों के अनुसार 1 अप्रैल 2023 या फिर उससे पहले तक वोटर लिस्ट में जिनके भी नाम हैं, उन्हें अपना आधार नंबर बताना होगा। नए बदलाव 1 अगस्त 2022 से लागू हो जाएंगे और जिनके पास आधार नंबर नहीं है, उन्हें लिखकर देना होगा कि उनके पास आधार नहीं है। इसके लिए सरकार ने एक तरीका ढूंढा है। उनको वोटर ID को 11 डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करवाना होगा। इन 11 डॉक्यूमेंट्स में फोटो वाली बैंक पासबुक, पासपोर्ट, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज, मनरेगा कार्ड, सांसदों या फिर विधायकों या फिर विधान परिषद सदस्यों को जारी किया गया पहचान पत्र, सरकारी सेवा में पहचान पत्र और सामाजिक न्याय मंत्रालय की तरफ से जारी यूनिक ID यानी कि ID कार्ड शामिल होना चाहिए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि नेशनल हेराल्ड केस में 5वें दिन ED दफ्तर पहुंचे राहुल गांधी। अब तक 40 घंटे से ज्यादा की हो चुकी पूछताछ। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ यानी 5वें दिन भी प्रवर्तन निर्देशालय के समक्ष पेश हुए। और आपको बता दें कि वायनाड के कांग्रेस सांसद ने जांचकर्ताओं के साथ पिछली 4 बैठकों में ED कार्यालय में लगभग 42 घंटे बिताए हैं, जहां उनसे कई सत्रों में पूछताछ की गई है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं। और आपको बता दें कि एजेंसी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी इस मामले में 23 जून को पूछताछ के लिए तलब किया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अग्निपथ पर PM नरेंद्र मोदी एक्टिव, तीनों सेना के प्रमुखों के साथ की अलग अलग बैठक। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुखों से मुलाकात की है। तीनों सेना प्रमुखों ने प्रधानमंत्री से अलग अलग मुलाकात की। और आपको बता दें कि तीनों रक्षा सेनाओं ने नई सेना योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती शुरू करने के लिए पहले ही अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दें कि सेना की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अगले महीने से आवेदकों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। सेना ने कहा कि अग्निवीर भारतीय सेना में एक अलग रैंक बनाया जाएगा, जो किसी भी अन्य मौजूदा रैंक से अलग होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अग्निपथ पर अजीत डोभाल का बड़ा बयान, बताया देश के लिए क्यों है ये जरूरी। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में मचे बवाल के बाद अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी सामने आ गए हैं। एक इंटरव्यू के दौरान अजीत डोभाल ने कहा कि जो हम कल कर रहे थे, अगर वही भविष्य में भी करते रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, ये जरूरी नहीं। यदि हम कल की तैयारी अभी से नहीं करेंगे तो परिवर्तित होना पड़ेगा। आवश्यक इसलिए था क्योंकि भारत में भारत के चारों तरफ माहौल अब बदल रहा है। आपको बता दें कि डोभाल ने कहा कि पहला अग्निवीर जब रिटायर होगा तो 25 साल का होगा। उस वक्त भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की होगी। NSA ने कहा कि तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को ऐसे लोग चाहिए होंगे। उन्होंने कहा कि युद्ध अब बड़े बदलाव की दौर से गुजर रहे हैं। हम संपर्क रहित युद्धों की तरफ जा रहे हैं और हमारी लड़ाई अदृश्य शत्रुओं से है। हथियारों की जगह टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की यशवंत सिन्हा होंगे विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने की घोषणा। आपको बता दें कि विपक्ष ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि हमने विपक्षी दलों ने सर्वसम्मति से इसका फैसला लिया है कि यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष में आम उम्मीदवार होंगे। पिछले कई दिनों से विपक्ष एक उम्मीदवार को अंतिम रूप देने के लिए संघर्ष कर रहा था, अब इस पर विराम लग गया है। और आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के नाम पर मंथन चल रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की शिवसेना में बगावत, 35 विधायकों सहित गुजरात पहुंचे एकनाथ शिंदे, उद्धव के सामने रख दिए शर्त। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी संकट शुरू हो गया है। इस बार उद्धव सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। सरकार के दिग्गज मंत्री एकनाथ शिंदे 35 विधायकों के साथ गुजरात के सूरत में एक होटल में पहुंच गए हैं। बताया तो ये जा रहा है कि शिंदे के साथ 3 मंत्री भी हैं। शिंदे के साथ शिवसेना से अलावा कुछ और निर्दलीय विधायक भी हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शिंदे ने अपना मोबाइल नंबर तक बंद कर दिया है। उनके मुख्यमंत्री तक की बात नहीं हो पा रही है। शिंदे का अगला कदम क्या होगा, इससे पहले महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कोविड के केसों में आई थोड़ी गिरावट। पिछले 24 घंटे में आए 10,000 से कम नए मामले पर 17 लोगों की मौत।
आपको बता दें कि देश भर में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है। हालांकि बीते 24 घंटे में देश में कोविड-19 के 9,923 नए मामले सामने आए हैं और इसी दौरान 17 और मरीजों की जान चली गई है, पर उपचाराधीन मरीजों की संख्या 79,313 हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि जैसे हवा मुफ्त में मिलती है वैसे दिल्ली वासियों के लिए योग होगा मुफ्त। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बोले अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर त्यागराज स्टेडियम में सैकड़ों लोगों के साथ योगासन किया और कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य स्कूली छात्रों को इसकी शिक्षा देना है। और इसी कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक दिल्ली वासी दैनिक रूप से योग का अभ्यास करे। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने योग मुफ्त में सीखा है और ये दिल्ली वालों के लिए भी मुफ्त में होगा। उन्होंने कहा कि हमें योग को उस मंच तक ले जाना होगा जहां हजारों लोग इसका अभ्यास कर रहे हैं और इसके बाद लाखों लोग इसका अभ्यास करें। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि 4 साल के बाद अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की पक्की गारंटी, हरियाणा सरकार ने किया वादा। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे भारी विरोध के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा कर दी है कि हरियाणा सरकार सशस्त्र बलों में 4 साल के कार्यकाल के बाद अग्निवीरों को रोजगार की गारंटी देगी। खट्टर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भिवानी में आयोजित राज्य स्तरीय एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि मैं घोषणा करता हूं कि जो भी कोई अग्निवीर होगा हरियाणा सरकार की सेवाओं में शामिल होना चाहता होगा तो उसे नौकरी की गारंटी दी जाएगी। कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, हम इसकी गारंटी लेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अग्निवीरों को राज्य की ग्रुप सी सेवाओं और पुलिस बल में शामिल किया जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि प्रदर्शनकारी छात्रों का समर्थन करेंगे किसान संगठन, 24 जून को सरकार के खिलाफ करेंगे हल्ला बोल। आपको बता दें कि भारतीय सेना में नई भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। केंद्र सरकार की इस योजना को लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विरोध देखा गया है। इस बीच अब प्रदर्शनकारी छात्रों को संयुक्त किसान मोर्चे का भी साथ मिल गया है। मोर्चा 24 जून को अग्निपथ योजना के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस मनाएगा। सभी किसान संगठन इस दिन जिला और तहसील मुख्यालय पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूक्रेनी सेना का क्रीमिया पर हमला। 4 महीने के युद्ध में देश के बाहर पहली बार किसी बड़े रूसी ठिकाने को बनाया गया निशाना। आपको बता दें कि रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में काला सागर से तेल निकालने वाले प्लेटफॉर्म पर यूक्रेनी सेना का हमला हुआ है। करीबन 4 महीने के युद्ध में यूक्रेन के बाहर किसी बड़े रूसी ठिकाने पर यूक्रेनी सेना का ये पहला हमला होगा और ये जानकारी रूस के समर्थित क्षेत्रीय प्रमुख ने दी है। हमले में 3 लोगों के घायल होने की भी खबर है, जबकि 7 कर्मचारी लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की तलाश का कार्य चल रहा है। क्रीमिया पहले यूक्रेन का ही इलाका था, लेकिन 2014 में उस पर रूस ने कब्जा कर लिया था। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि असम में बाढ़ की स्थिति बिगड़ी। 1.34 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। बाढ़ और भूस्खलन में अभी 82 लोगों की मौत। आपको बता दें कि असम के करीमगंज जिले में बाढ़ की स्थिति वहां की नदियों में बाढ़ के पानी के बाद और बिगड़ गई है। जिले में नए क्षेत्रों में करीबन 1,34,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के पानी से जिले की मुख्य सड़कें जलमग्न हो गई हैं। रिपोर्ट्स की माने तो राज्य में 2022 में जो मूसलाधार बारिश हुई है उसके कारण बाढ़ और भूस्खलन में अब तक 82 लोगों की मौत हो चुकी है। और आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में 32 जिलों के 125 राजस्व मंडलों के तहत 5,424 गाँव बाढ़ के पानी में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।